बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। सर आपने सर मैं ट्वेल्थ हाउस को मतलब ट्वेल्थ हाउस की रिकॉर्डिंग्स को पढ़ रही थी या मतलब सुन रही थी, तो वहां पे एक चीज मिली मुझे कि यदि ट्वेल्थ हाउस में पाप ग्रह हो और ट्वेल्थ हाउस भी पीड़ित हो जाए तो जातक भटकता रहता है एज ए बंजारा। हाँ, बिल्कुल सही बोला। ठीक है सर। हम्म। अगर मैं अपनी पत्री को चेक करती हूँ तो ट्वेल्थ हाउस में सर शनि केतु हैं और ट्वेल्थ लॉर्ड भी पाप पीड़ित है मार्स से। नहीं, आपका कौन सा लगन है मैम? 4 नंबर का लगन। कर्क लगन में मार्स जो है सौम्य ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है। अच्छा, इस तरीके से चेक करेंगे। हम्म। ठीक है सर। क्योंकि सर दूसरा कर्क क्वेश्चन कर्क है। लगन में मैं बता रहा हूं आपको, कर्क लगन हम्म। में दो जो ग्रह हैं, एक है हम्म। जुपिटर और दूसरा है मार्स। जी सर। ये दोनों, यहाँ पे मार्स जो है नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह, अशुभ ग्रह होने के बावजूद भी कर्क लगन हाँ। के लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह में से एक है। ठीक है सर, यानी इतनी मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये चीज ऐसे आ रही है। अब मैं इस चीज को एक बार आपसे कंफर्म कर लूं कि जी कैसे इसको जी रीड करें। जी। मैंने हम मेरे वहां पे जो जो शब्द मैंने बोला था, हाँ। देखिए, आप लोगों से अब एक साल से तो मेरा इंटरेक्शन चल रहा है ना, तो आप जी सर। वो पुरानी वाली बातें आप भूल जाइए। अभी क्या है ना, ठीक सर। वो नैसर्गिक शुभ अशुभ ग्रह की बातें भूल जाइए आप। अभी क्या ठीक है, सर। मैं आपको बता रहा हूँ हर एक कुंडली के लिए। जी सर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए। जी सर। अब जब हम लोग ये कर रहे हैं तो फिर मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, मैं शेयरिंग को। जी सर। ठीक है। जी सर। तो क्वेश्चन जी सर। आंसर जब हो रहा है तो हम हम्म। इस चीज को छोड़ दिए। मेरे कहने का मतलब है, बस इतना आप समझ लीजिए। जैसे हम बहुत सारी चीजों को पहले से कुछ और तरीके से पढ़ के आए हुए हैं और अभी जी कुछ और तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है। जी सर। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बेसिक आर द सेम। बेसिक को आप जी सर। बदल नहीं सकते। जैसे जी एग्जाम्पल, सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मेष लगन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 2 और 7 मारक है जी सर। किसी भी जी सर। लगन के लिए। हम्म। ठीक है। जी। बहुत मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जी सर। अ, हम कोई भी एक ग्रह होता है, कोई भी एक लगन होते हैं, उस लगन जैसे चार लगन में हम क्या कहते हैं, दो सात। दो सात तो सबके लिए मारक है। और जी सर। बाधक अलग अलग होते हैं, तो बाधक को छोड़ दीजिए आप। जी। बाधक को हम थोड़ी ठीक। देर के लिए छोड़ दिए। लेकिन एक मेष लगन, मान लीजिए एक मेष लगन है, और मेष लगन का मारक कौन आया? एक तो शुक्र, दो में भी शुक्र है, सात में भी है। शुक्र है। जी। यानी सबसे ज्यादा मारक कौन होना चाहिए मैम? सर यहाँ आपने तो शुक्र बताया, लेकिन हाँ बेसिकली सर। हाँ हाँ, मेरी बात को आप ध्यान से सुने। अब आप पुराने जी। वाले, मतलब आज से 6 महीने पहले के क्लासेस को समझिए। ठीक सर। तो आज से 6 महीना पहले आपने जो क्लास आप लोगों ने किया था, वहां पे क्या हम्म। था आपको, कि ये सब मेष लगन के लिए हम्म। अ, सबसे सबसे हम्म। जी। मारक ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र शुक्र। ओके। जी फिर सर। बाद में आपने क्या क्या जाना, कि सर फिर मेष मैंने लगन के लिए फिर। सौम्य ग्रह बृहस्पति, सूर्य और मंगल है। जी सर। आ, शनि बुध शुक्र जो है क्रूर है, और बुध जी। सबसे खतरनाक होता है, सबसे अधिक क्रूर हम्म। होता है। और जी। अ, और कुछ नहीं यहाँ पे, मेष लगन के लिए तटस्थ नहीं होता है। तो ठीक सर। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न क्या आ गया, सबसे अधिक क्रूर कौन है? बुध है, शुक्र नहीं है। जी सर। लेकिन शुक्र नहीं बोला अभी तक जी। मैंने। जी जी जी। बहुत समझ बहुत गई सर।
बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। जी अब सर। जब हम मृत आप लोगों का मृत्यु निर्धारक ग्रहों के बारे में मैंने पढ़ा था, जी। जी सर। वहां पे मैंने क्या बोला था कि मेष का मारक ग्रह है बुध और शनि, जी सर। बोला था। जी सर। लेकिन मेष लगन के लिए सेकेंड हाउस वृष का आता है। वृष का जी। मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र। सेवेंथ हम्म। हाउस कौन है? सेवेंथ हाउस तुला राशि। जी सर। तुला राशि का मालिक कौन है? शुक्र। तो शुक्र सबसे शुक्र। खतरनाक होना चाहिए था ना, जी सर। लेकिन नहीं है। सबसे खतरनाक कौन है? बुध है। बुध है। यानी जी सर। मेष मेष लगन के लिए अगर कोई मारक होता है, और वो होता है आपका बुध और शनि। शनि क्यों? शनि एकादश बाधक का भाव जी। पूरा कंट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण बाधक में उसका है। जी सर। यानी मारेगा, शनि मारेगा। मेष लगन के हम्म। व्यक्ति को शनि मार सकता है, बुध मार सकता है, ठीक सर। शुक्र मारेगा नहीं। जी सर। समझ आया? कष्ट देगा, मारेगा नहीं। जी हाँ, सर। मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, लेकिन वो ठीक है। मारेगा नहीं। ठीक है। ठीक है सर, समझ गई आपकी बात। ठीक है हाँ सर। वो मैं बेसिक की तरह से देख रही थी ना, दिमाग से सर इतनी चीजें हैं ना कि आधी छूट जाती हैं चेक करते समय। मैम, हो ये जाएगा सर, हमेशा धीरे धीरे इसलिए प्रैक्टिस होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा मांग मांग के कुंडली लीजिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए मैम, हम भी स्टूडेंट लाइफ में लोग तुम बड़का एस्ट्रोलॉजर बन गया, ये हुआ वो हुआ। बट हम बोले देखो ना, तो मैंने जो जान पहचान का इंसान होता है, जिनके फैमिली के बारे में, जिनके बारे में मैं जानता था, तो उनके टाइम हम्म। पीरियड लेके मैं समझने की कोशिश करता था कि ये वास्तव में ठीक। क्या, जो थ्योरी में जो बोला जाता है, प्रैक्टिकल में क्या वो आता है? और प्रैक्टिकल होते होते देखिए, अभी कहाँ पे मौसी लगता है, और कहाँ हम्म। मतलब बुआ लगती है ना? किस मून कहाँ जी पे सर। बुआ का एक्टिंग करेगी, मून हम्म। कहाँ ये एक्टिंग करेगी मौसी का, हम्म। मून कहाँ मदर का। ठीक है। अब जैसे वेनस पत्नी भी है, वेनस बेटी भी है। वेनस जी सर। कहाँ बेटी का काम करेगी, और वेनस कहाँ हाँ। पत्नी का काम करेगी, वो सॉरी मतलब वो पता चल जाता है। तो ये देखिए, मतलब बेसिकली ये दीज आर ऑल कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस। ठीक है। ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ना खोजना पड़ेगा, और लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा। मतलब ऐसे अंधाधुंध, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया नहीं। उनके जिनके लाइफ को आप जानते हैं, उनके जीवन में आप देखें कि फलाना ईयर में उनका मृत्यु तुल्य कष्ट आया। आपको पता लगाना है कि कौन सा कष्ट उनके पास आया था। ठीक सर। तो मृत्यु तुल्य कष्ट 8 प्रकार के मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मृत्यु 8 प्रकार के होते हैं। जी तो सर। 8 प्रकार का मृत्यु में से कौन सा मृत्यु? एक तो मृत्यु जो परलोक में चल जाना। हम्म। तो फिर वहां तो नया शरीर नहीं, नया शरीर मिलेगा ना। जी सर। बाकी पुराना शरीर में रहते हुए मृत्यु 7 और होते हैं। जैसे किसी का आपका मान लीजिए बहुत ज्यादा अबजस हो गया, वो भी एक मृत्यु हम्म। है। जी सर। तो ठीक है सर मैम। जो जो तो अपयश से मृत्यु हुई, इसको हम लोग मारक में काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो मृत्यु तुल्य कष्ट ही हो गया ना। हाँ, बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, शनि के लिए सॉरी, जैसे मेष लगन हम्म। के लिए बुध लगन, बुध और शनि, अगर ये होगा तो हम्म। ये परलोक चल जाएगा। हाँ। जी लेकिन सर। बुध शुक्र का अगर दशा पीरियड होगा, तो फिर वो हम्म। अपजस उस तरह का चीजें होगी। ठीक। शनि माने मान लीजिए शनि भेनास आ गया, तो हम्म। मैंने बोला ना, भेनास रहेगा तो मारेगा नहीं। अरे बने, ठीक है। और सर गोचर में, दूसरा। गोचर गोचर का भी ख्याल रखिएगा।
गोचर में भी अगर शनि हम्म इन कहीं से भी अगर गोचर कर ले, सेकेंड हाउस से, सप्तम से, 11th से, हम्म वो हम्म टाइम पीरियड इज नॉट गुड। ऐसे नॉर्मली क्या है, मेष लगन के लिए गोचर में मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि कोई भी उपचय स्थान में गोचर करने वाला पाप ग्रह अच्छे होते हैं, बोला था ना। मंगल, सर थोड़ा शनि, सा। 3 6 11। हाँ सर, ये बताया था आपने, थोड़ा सा उसको मैं रिवर्स से सुनूंगी तो दिमाग में बैठा लूंगी चीजों को। तीन उसके छह लिए। ग्यारह सुन लीजिए। जी सर। मंगल मंगल और शनि 3 6 11 में जब भी गोचर करते हैं, लगन से, चंद्र लगन से, अच्छा। चंद्र लगन से, ठीक। तो चंद्र लगन मतलब जहां पे चंद्रमा है कुंडली में, हम्म वहां से तीन हम्म छह ग्यारह अब मान लीजिए मेष लगन है, मेष राशि भी है, हम्म तो वो तो लगन चांदा हो गया ना। हम्म। माने लगन में ही चंद्रमा बैठा है तो लगन चांदा बोलते हैं जी। उसको। अच्छा। अब वहां पे क्या, वो जहां पे लगन से भी जो रिजल्ट आएगा, चंद्र लगन से भी वही रिजल्ट आएगा। जी सर। तो 3 6 11 में अच्छा होना चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने क्या बोला था कि 11 में शनि मेष लगन के लिए अच्छा नहीं है। नहीं है, जी सर। समझ गई सर। तो ये ठीक। कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को दिमाग में रखना होगा। दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑल थिंग्स, ऑफ ऑल फार्मूलाज। बाकी चीजों के जो फार्मूले के अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ना। हाँ सर, वो आपने कर्क लगन के लिए बताया था कि चंद्रमा। चंद्रमा तटस्थ है, जी। जी जबकि सर। वो लगने से। ठीक है, बोलिए मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सर ये प्रश्न का उत्तर दूसरा। दे दिया मैंने आपको। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए अगला दूसरा प्रश्न सर, बोलिए। सर मुक्ति या मोक्ष के लिए देखने के लिए हम लोग 12th हाउस को देखते हैं सबसे पहले, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। या हम देखें, अगर देखें तो ट्रायन से हम 4 8 12 को देखते हैं। हाँ वहां बिल्कुल से चीजें निकालते हैं, ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि 4 8 12 और 12th हाउस के साथ 12th लॉर्ड और 9th हाउस, 9th लॉर्ड और गुरु को भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल। तो मैंने जब आप पढ़ा रहे थे मैंने क्वेश्चन किया था कि ये चीजें थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, प्रैक्टिकल करवाइए। आपने कहा आगे चल के करवाएंगे, तो सर ये चीज अभी मतलब जब भी चलिए, आपको लगे। ओके, प्रैक्टिकल करवाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करवाते हैं। एक कुंडली है मेरे पास, एक्चुअल में सर उसे मैं को थोड़ा देखिए। पुराना रिवर्स कर रही थी तो मुझे वहां से चीजें मिल नहीं नहीं, गई हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको वो प्रैक्टिकली समझाऊंगा क्यों होता है, क्यों बोला मैंने, कैसे बोला। थोड़ा वो अपना पुराना कर्म सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक है मैम। ठीक। जी सर। अब देखिए, ये एक कुंडली, दिस इज अ कुंडली। ये कोई भी लगन मान लीजिए, है जी ना। सर। बोलिए, जी कोई सर। कोई भी एक लगन बता दीजिए। सर यही ले लीजिए, कर की ले लीजिए। करके ले लेते हैं, चलिए। 4 5 6 7 8 9 10। एक कहाँ बीच में ढुक गया, एक सेकंड। ये क्या हो गया, एक सेकंड, रुके 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 रुके। कुछ प्रॉब्लम्स हो गया बीच में, तो कुछ आ गया। हम्म, ठीक है, हो गया मैम। समझ लीजिए इसको, बहुत आराम से और इत्मीनान से समझिए।
च, उसी को लेते हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से। ये फोर्थ लगन है, कर्क लगन है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हम्म। 12, ठीक है, 1, 2, 3, अरे कहाँ, ओ यहाँ चला गया। सर वो नवम छूट गया। हाँ, नवम नवम छूट में गया, हाँ। 12 आएगा। हाँ, नवम छूट गया। एक बार, कोई बात नहीं, छूट गया। असल में, चलिए तब तक ये बनाते बनाते मैं आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ। 4, जी सर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, जी 3। मैम, ये जो है 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला आपने जी यहाँ सर। पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10, 11 और ये 12 बा- जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? दिस इज वृश्चिक राशि, जी सर। ठीक है। ये कौन सा है? मीन राशि। जी और ये कौन सा है? मिथुन राशि। जी आप बहुत ध्यान से समझना। हम हमारे कर्म का सिद्धांत क्या है? 3 प्रकार का है। एक, प्रारब्ध। दूसरा, क्रियमान कर्म, ठीक है। और जी तीसरा सर। क्या है? हम जो लेके जाएंगे, संचित कर्म। जी संचित कर्म। ये, अब क्रियमान कर्म भी 2 प्रकार का है, दृढ़ है और अदृढ़ है। प्रारब्ध को तो, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ये आपका ये वाला हाउस है। एक एक करके उसका रंग बदला के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सर उतने क्रिया। क्लियर हो जाएंगे। हम्म। उतने समझ में आ जाता है सर। परेशान अब ना हुआ। अब क्रियमान में दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म होते हैं। दृढ़ कर्म क्या है मैम? सपोज मान लो, एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का खून कर दिया, ठीक। वो दृढ़ कर्म आया। किसी एक व्यक्ति से धोखा दिया, वो दृढ़ कर्म हुआ। क्योंकि वो बदलेगा नहीं ना, वो अब बदल नहीं सकता है। मान लीजिए, ठीक। अ, हम्म। आपने मेरा 10 लाख रुपया मान लीजिए गोल मटोल कर दिए, और मेरा हम्म। परिस्थिति ऐसा हो गया कि मैं आत्महनन के लिए बाध्य हो गया, तो ये जी आपका दृढ़ कर्म हो गया। अब उसको बदल नहीं सकते। ठीक। ठीक है। अदृढ़ कर्म कौन सा है? आपने 10 लाख लिया, अचानक आपको फील हुआ कि नहीं भाई कोई बात नहीं, ये ले भाई तेरा 10 लाख ले ले, आपने बोला, हम्म। तो ये अदृढ़ हो गया। ये जो कर्म है वो अदृढ़ है, वो संचित में नहीं गिना जाएगा। लेकिन ये दृढ़ कर्म संचित में आ जाएगा। ठीक सर। और ये संचित कर्म कौन ले जाता है मालूम है आगे तक? 12 हाउस। हम्म। ये 12 हाउस जो है, वो आपको संचित कर्म को आगे तक ले जाता है। क्रियमान कर्म कौन सा है? 9th हाउस। अब क्रियमान ठीक। कर्म में भी यहां पे बोला जाता है ना कि धर्म, आप बहुत ध्यान से देखना। हमारे भारत जी। में जो भी भारतीय सभ्यता के अंदर 3 धर्म है। हिंदू धर्म हम्म। जो सनातनी है, जी जैन सनातनी का ही एक पार्ट है, और बौद्ध अच्छा। सनातनी का ही एक पार्ट है। ठीक है। ये ठीक। 3 धर्म ठीक। अपने यहाँ होता है, जो भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है। बाद में मिली जुली खिचड़ी हिसाब से बहुत सारा धर्म निकल गया, वो उस पे मेरा कॉन्सर्न नहीं है। मैं उस पे ना तो दिमाग लगाना चाहूंगा कभी। अब दिक्कत क्या है? अब देखो, तीनों का मूल उद्देश्य कौन सा है? मोक्ष। जैन ठीक। धर्म का भी मूल उद्देश्य कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष। जी सर। बौद्ध धर्म का भी कौन उद्देश्य है? मोक्ष।
हम्म, सनातन धर्म का भी कौन उद्देश्य है? मोक्ष। तो तीनों धर्म चाहे वो है तो अलग अलग नाम लेके, कपड़े लेके, बट हम्म, ओरिजिनली उनका साइन एंड सिम्टम्स एक है। ये यूं ठीक समझ सर। लीजिए, कोई कोरोना बोल दिया, कोई बोल दिया इन्फ्लुएंजा, और कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, बट है तो चीजें वही। जी। इसलिए भारतीय, हमारे भारतीय जो सभ्यताओं के अंदर देखिएगा, उसके अंदर बहुत तह तक जाइएगा तो वहां पे एक हम्म, आंसर मिलता है, एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। हमारे जो भी काम करते हैं हम, दृढ़ कर्म जो भी करते हैं, उसके एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, यहाँ पे तीनों ने एक ही चीज बोला है, दान करो। ओके। बोला है ना? जी सर। ताकि दृढ़ कर्म आपका दृढ़ हो जाए, जो आपको संचित होकर आगे जन्म में आप जब जाएंगे तो हम्म, आपके वो प्रारब्ध बन के जाए, ताकि वो आपको ना वहां पे आपको प्रोटेक्ट करे। समझ आ रहा ठीक है? सर। जी सर। अपना प्रश्न का सेकेंड पार्ट क्या था? ये तो फर्स्ट पार्ट था। हाँ, सेकेंड हाँ, पार्ट क्या था? सर मोक्ष के लिए हम लोग 12th हाउस को देखेंगे, हाँ, 12th आपने लॉर्ड नहीं, को मैंने जो देखेंगे। बोला था, मैंने बोला था हाँ, कि 12 हाउस देखेंगे। अब हाँ, पंचम, नवम और 12 क्यों देखेंगे, वो समझ आ गया आपको? हाँ जी। मैंने और बोला था कि बृहस्पति का भी हमको देखना है। जी सर। अब बृहस्पति क्यों देखना है? आप बृहस्पति किसी, जिस घर में बैठेंगे उसकी विजडम आप अगले जन्म में ले जाएंगे। इसको थोड़ा क्लियर करिए, बृहस्पति जिस घर में बैठेगा उसकी विजडम को हम अगले जन्म में ले जाएंगे, यानी उस घर के, उसके उसकी विजडम यानी कि उस घर के तत्वों को। विजडम, उसके नॉलेज को आप ले जाएंगे। अच्छा, उस घर की नॉलेज को हम लोग आप ले 12th जाएंगे। की यात्रा तक ले जाएंगे, आप ठीक है ले सर। जाएंगे। जैसे सपोज हम्म, मान लीजिए अगर जुपिटर यहां आ गए, ठीक सर। तो आपका बैंकिंग सेक्टर का बहुत नॉलेज होगा। ठीक। आप उसको लेके जाएंगे, आपको रेस्टोरेंट वगैरह खाद्य सामग्री का बहुत नॉलेज होगा। आप यहाँ 12 में जब आप नेक्स्ट जनरेशन माने नेक्स्ट जन्म में जब जा हम्म, रहे हैं, तो वो हम्म, आपका इकट्ठे ले जाएंगे। आया समझ? ठीक है। हाँ जी सर। आप सर लोगों ने, ये चीज तो। एक सेकंड मैम, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूं तो फिर आपकी प्रश्न को जी। लेता हूं। आप जी लोगों ने सर। देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है उस सब्जेक्ट को, जी सर। जी बट सर। उनको उसका बहुत नॉलेज है। हम्म। वो वही है, संचित दृढ़ को वो आगे जाके प्रारब्ध बना रहे हैं। क्लियर हो गया? जी हुआ या सर। नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये चीज क्लियर हो गई कि जुपिटर जिस भाव में बैठेगा उस घर की नॉलेज को, यानी जो भी नॉलेज होगी वो वो लेके आगे 12th आगे में जन्म में जाएगा। प्रारब्ध के तौर पे वो संचित के रूप में जाएगा। हाँ, आपका और इसी के बीच में और एक आप प्रश्न कर रही थी कि वो क्या था? तो सर अगर लेके जाएगा, हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष के बाद वो कैसे आगे ले जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो मानव योनि का होना है। नहीं मैम, मोक्ष कर्म का होता है, योनि का कोई मोक्ष नहीं होता। एक्चुअली मोक्ष जो होता है वो योनि का नहीं होता मैम। जी सर। मोक्ष होता है कर्म का। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम्म, मोक्ष का मतलब ओरिजिनल का, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मीनिंग में भी बहुत सारा बदलाव आ गया। जैसे हम्म, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि महत जन, पहले जो हम्म, महान व्यक्ति होते थे उनको महाजन बोला जाता था। जी और सर। आजकल उसके बाद बैज में जो, उसके बाद मीनिंग आया, बैज में जो ठीक। आपको कैपिटल उधार देते थे वो महाजन हो गया। हम्म, आजकल आपको जी। उधारी में जो सामान देते हैं वो महाजन हो गया। ठीक। ठीक है।
तो हम्म, चीजों की ना मीनिंग हमारे समझ बूझ के अनुसार अपभ्रंश होता चला गया। मोक्ष का मतलब वास्तव में कैसा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं से आपका ये सारे इसी 3 जगह से ही आपका आंसर है। बाकी जगह आपको दौड़ने का दरकार नहीं है। एक ये हाउस, एक जी। ये हाउस, और एक ये हम्म, हाउस। ठीक। ठीक सर। मैंने बोला था संचित कर्म यहां से लेके जाते हैं। हम्म, तो यहाँ पे संचित कर्म अगला ले जाते हैं, तो हमारे मोक्ष किसका होता है? वास्तव में हम कौन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम कौन है? वो पार्ट ऑफ एनर्जी जो महाविश्व का एनर्जी है। ठीक। आत्मा क्या है? एक ऊर्जा। स्पेसिफिक वाइब्स, एक हम्म, स्पेसिफिक वाइब्रेशन, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी, जी। जो हर एक के लिए अलग होता है। जैसे आपके जो थंब है ना, हम्म, वो मेरे थंब से अलग है। जी। संजीव जी का थम्स हम और आप से अलग है। प्रेरणा जी का भी वैसा ही है, मनीषा जी का भी वैसा ही है। जी। यानी हर एक की आइडेंटिटी यही फ्रीक्वेंसी है। ठीक। ये क्या है? हम जब गर्भ में रहते हैं, हमारे हाथ हम्म, कैसा होता है मैम? ऐसा। जी सर। जी सर। ठीक है। हाँ जी। जब फ्यूटस बनता है ना, तो आत्मा जब वहां पे प्रविष्ट होते हैं, हम्म, आत्मा का एनर्जी अब काम करने लगता है, तो हमारे शरीर का ये सारे जो स्पेसिफिक इंप्रेशन से वो बनते हैं। ठीक। यानी वो कौन सा आत्मा है, वो यहां से आप समझ सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं आप। वही जैसे यहाँ पे ठीक। हमारे पराशर जी ने 12 प्रकार की कैटेगराइज किया है उनको। हम्म, मेष, वृष, मिथुन हम्म, से लेके मीन तक का, वो 12 प्रकार के उन्होंने कैटेगराइज किया है। वैसे ही यहाँ पे जी। थाम के भी आप कैटेगराइज अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। जी। जैसे हमारे सामुद्रिक शास्त्र में आता है शंख, नील इत्यादि बहुत सारा चीजें आती है। लेकिन अभी वर्तमान साइंस भी इसको अलग अलग कैटेगराइज किया है। ठीक है। तो जी। किसी को ऐसे सर्कल माने कोई पिन, इस तरह का कई सारे नाम से वो लोग जानते हैं इसको। तो उन्होंने अलग अलग नाम देके उसको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वास्तव में किसी के थंब इंप्रेशन किसी और के साथ मिलता ही नहीं है। ठीक। क्योंकि ये देखिएगा, हाथ ऐसे रहता है, हम्म, वो छिपा हुआ रहता है। वही हो उसका सोल का पहचान। क्लियर? यानी जी। ये उसके प्रारब्ध और क्रियमान कर्म और संचित कर्म का एक कर्म दंड आपको यहां से मिल जाएगा। इस पैरा एक जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ यहां से हम्म, आपको मिल सकता है। ठीक। और वो कौन सा हाउस है मैम? वो लग्न है। जी। लगन से पंचम, इसीलिए देखिएगा इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं। जी। और ये मोक्ष त्रिकोण है। पराशर जी कितना खूबसूरत से इसको कैटेगराइज किए थे, क्योंकि उनको मालूम था हमारे उनको ना, माने एपिक जो एस्ट्रोलॉजी है, वो भी हम्म, बहुत अच्छा से वो जानते थे। गर्भाधान के बाद कब आत्मा किस तरह से प्रविष्ट होते हैं, वो आत्मा का स्वरूप क्या होगा, और वो माने भूमिष्ठ होने के बाद उसके स्वरूप क्या होगा, उस उस व्यक्ति का, उस इंसान का, वो भी वो जानते थे। हम लोग के पास अभी वो नॉलेज नहीं है मैम। मेरे पास तो नहीं है, बाकी हो सकता है किसी और के पास हो। मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको वो डिटेल नहीं दे सकता हूं।
मैं कोशिश में हूं, खोज रहा हूं, किसी दिन मिल जाएगा तो जरूर दूंगा। बट दिक्कत यह है कि मोक्ष होता किसका है। इस ये जो देखिएगा, ये जब तक वो इंसान रहेगा तब तक तो ये चीज बनता रहेगा ना। हमारे जी। सनातन धर्म में एक कहावत है कि हम कई जन्म जन्मांतर के संचित कर्म को लेके आते हैं। जी। और यही सनातन धर्म का यही जो तंत्रिका माने ये जो तंत्र विद्या है, ये बौद्ध धर्म हम्म। में भी प्रवेश हुआ है। वहां पे भी जातक तत्व, उन्होंने उनका भी कई सारे जन्म का बुद्ध का कहानी है। ठीक सर। अब शायद ये बहुत टाफ हो रहा है, तो थोड़ा प्यार से दूसरे चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं मैम। आप सब कोई मोबाइल यूज करते हैं, जी सर। मोबाइल में एप्स आते हैं, जी। और वो सारे एप्स में बाग्स भी होते हैं। हम्म। वंशिका हो क्या क्लास में? मनीषा जी, जी सर। वंशिका नहीं है सर, क्या? नहीं, नहीं सर। वो बाग्स वगैरह वो ज्यादा समझा पाती मुझे, तो इसलिए उसको बुलाइए ना, आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। जी सर, हाँ बोलती उस हूँ। हाँ उसको बोलिए ना, ये बाग्स को समझा देगी थोड़ी सी। तो उसमें भाषण फिर चेंज होता है। एप्स में जब बाग्स होते हैं, उस बाग्स को प्यूरिफाई करके या उसको मतलब सॉल्व करके एक नया वर्जन निकलता है एप्स। तो पहले वाला का मोक्ष हो गया, जी। पहला जो वर्जन था वो वर्जन मोक्ष हो गया, जी। यानी उसका कर्म खत्म हो गया। ठीक। बाग्स बाग्स को क्लियर करके जो नया वर्जन बना वो नया ऐप हुआ, वो नया जन्म हुआ। जी। तो मोक्ष किसका हुआ? बेसिक पैटर्न का नहीं, पहले कर्म का। ठीक सर। समझ आ रहा है? हाँ जी। मोक्ष का मतलब क्या है? मिल जाना। किसके साथ? ये परम ब्रह्म के साथ। परम ब्रह्म है क्या? ये महाविश्व की जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसके साथ मिल जाना। मान लीजिए ये शरीर खत्म हो गया, हम तो विलीन हो गए, हम्म। मेरा पंचत्व प्राप्ति अगर हो जाता है तो पंचतत्व में वो कहाँ विलीन होता है? भगवान पे, हम्म। है ना? हेलो सर। हाँ बंसी का बाक्स के बारे में थोड़ा बताओ ना। क्या होता है सर वो? नहीं नहीं, जैसे एप्लीकेशंस होते हैं ना, कोई कोई नए नए हाँ। एप्लीकेशंस मोबाइल में आते हैं, उसमें बाग्स होता है, वो बाग्स को फिक्स करके नया वर्जन निकलता है। ओ हाँ, बग्स। हाँ यस, करेक्ट। बग्स बग्स, ये BUGS। हाँ, तो उसके बारे में क्या बताएं? नहीं, ये बग्स का मतलब क्या होता है? बग्स मतलब कि जो वो कोड लिखते हैं ना एप्लीकेशन के लिए, नहीं जिस नहीं, आप कोड से आप आप जो। बताओ, आप बताओ, क्या सर? आप बताते जाओ ना। हाँ, कि जैसे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं ना, जो लोग कोड लिखते हैं एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उस कोड में अगर कुछ इशू होता है या कुछ एरर होता है, उसको बग बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लास में रहना, जाना मत है। हाँ, यस सर, डन। तो हमारे हम क्या होते हैं, हम जब जन्म लेते हैं ना, हम्म। तो हमारे जो हमको जो एप्लीकेशन, माने मैं एक एप्लीकेशन हूं, आप एक एप्लीकेशन हो। इस एप्लीकेशन को बनाया किसने? प्रकृति ने। हम्म। तैयार करने वाला है कौन? सदाशिव। जी। तो उनकी भी कोडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। हम्म। वो मेरे को जैसे मान लीजिए वो चाह रहे थे कि नहीं, इसको एकदम प्योरली जो है
आयुर्वेद का एक ये कर दूं, हम्म, आयुर्वेद का विद्या दे दूं। लेकिन वो जब कर रहे थे, तो कोड जब हम्म, कोडिंग कर रहे थे तो एस्ट्रोलॉजी ढुक गया उसमें। तो ठीक। अब वो क्या करेंगे, अब उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, ये कौन सा बेटर कर रहा है, आयुर्वेद ठीक। कर रहा है या एस्ट्रोलॉजी बेटर कर रहा है। वो बाग को अब हम्म, वो कोडिंग के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, दिस इज मोक्ष, दिस इज नया जन्म। तो वो क्लियर करके जब नया वर्जन कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को देखा गया कि मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आ गया हूं। यानी अगला जो जन्म हुआ मेरा, नेक्स्ट वर्जन हम्म, जब पैदा हुए हम, तो वहां पे ना हम्म। आयुर्वेद हम भूल गए, वहां पे ठीक सर, एस्ट्रोलॉजी यानी मेरे इसकी पूरा तैयारी चीजों पहले में आ से, गया। इसकी तैयारी पहले से ही हो जाती है। यस। इसलिए मोक्ष किसी इंसान या किसी व्यक्ति या किसी फ्रीक्वेंसीज का नहीं होता है। कहाँ का होता है, किसका होता है, कर्म का। जो कर्म, इसको यूं, थैंक यू बंसिका, थैंक यू। बहुत ध्यान से एनी समझिएगा, टाइम सर। बहुत ध्यान से सुनना, आगे आगे जो मैं बता रहा हूं। मैम समझो, यस आप सर। एक ड्रामा कर रहे हो, एक नाटक लिखा हुआ है, उसमें आप कोई रोल प्ले कर रहे हो। हम्म, आपके रोल 1 घंटा का हो सकता है, रोल 4 डायलॉग का हो सकता है, और रोल एक मरा हुआ सैनिक का भी हो सकता है, जिसमें कोई डायलॉग जी ही नहीं है। जी। मरा हुआ सैनिक, उसका भी उपस्थिति उतना ही जरूरी है नाटक के लिए, जितना हीरो या हीरोइन का डायलॉग थ्रोइंग की आवश्यकता होती है। क्लियर? जी सर। वो जैसे सीन खत्म हुआ, वो मरा हुआ सैनिक का किरदार खत्म हो गया। हो सकता है आप नेक्स्ट सीन में उसको आप देख रहे हो, एक राजा के तौर पे आ रहा है, हम्म, राजा के तौर पे आ रहा है। अगला सीन में वो बहुत महान कलाकार है, पहला सीन में उसने मृत सैनिक का काम कर लिया, किरदार निभा लिया। नेक्स्ट में हो सकता है वो एक गायक के तौर पे आ रहा है। तो मोक्ष किसका हुआ, उसका पहला किरदार का हुआ। ठीक सर। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो मोक्ष का मतलब समझ में आ गया ना, मोक्ष वास्तव में हाँ होता जी। क्या है। जी सर। तो हम जब यहां से 12 हाउस से जब संचित कर्म को लेके आगे जा रहे हैं, और नेक्स्ट हम्म, जन्म में वो जब वो हमारे पास आएगा वापस 5th हाउस हम्म, के माध्यम से, तो आप हम्म, ये समझ सकते हो कि उसकी कौन सा किरदार खत्म हुआ है। और क्रियमान कर्म का मतलब होता है आप कौन सा किरदार निभा रहे हो इस जन्म में, इस रोल में, इस ड्रामा में। ये वो आनंद का बहुत मशहूर डायलॉग है ना मैम, बाबू मोसाय, हम सब काठपुतली हैं। हम्म। ये डायलॉग यहाँ पे बहुत ये है। बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे वो क्या कहते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड प्रश्न का आपका उत्तर मिला? हाँ सर, मिल तो गया। सर यानी कर्म अगर अगर कटे कोई हम उसको कंफ्यूज है, मोक्ष नहीं कंफ्यूज है तो बोलो आप, और मैं क्लियर करूंगा। जी सर। सर यानी कि हम जो मोक्ष की श्रेणी को डिटेल में ले रहे हैं, ओहो, कर्म हमारे यहाँ एक पे सेकंड कटे। एक सेकंड मैम। हाँ नहीं, आप बताते जाओ मैम, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ मैम बोलिए, जी सर। बोलिए बोलिए मैम।
सर अगर जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा या समझाया आपने, अगर किसी का मोक्ष हो गया, ठीक है सर, हम्म। तो वो अपने कर्म बंधन से मुक्ति उसने पा ली, तो क्या वो जब उसका रीबर्थ फिर होगा तो वो एक प्योर सोल के रूप में होगा? मैम आप यहाँ पे समझिए, एक वर्षन जब खत्म हो गया तो वो वर्षन कहाँ चला गया मैम? हम्म। क्लाउड में। जी सर। बंसिका मैं सही बोल रहा हूँ ना? बंसिका, यस सर। वो यस सर। क्लाउड, यस सर। क्लाउड में चला गया। क्लाउड का मतलब है परम ब्रह्म। माने यहाँ हाँ। जैसे जी मैं सर। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक ऐसा जगह हम्म। जहाँ पे हर चीज जाके जम जाता है, जहाँ पे जमा रहता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब रिवार्थ करने का, कभी अगर मान लीजिए उस कोडर को, जो कोडिंग किया है, उस कोडर को अगर कभी लगता है कि नहीं इस वर्जन को मैं दोबारा फिर से नई सिरे से लॉन्च करूं, तो उसको ना बदल के वो नया नाम देके लॉन्च कर सकता है। हाँ। कर सकता है ना बंसिका? यस सर। यस सर। वैसे ही परम ब्रह्म, अगर हमारे कर्म का मुक्ति मिल जाता है, हम जब परम ब्रह्म से लीन हो जाते हैं, उसके बाद परम ब्रह्म को अगर लगता है कि नहीं इस सोल को फिर मुझे दोबारा भेजना चाहिए, तो वो नई सिरे से अपना फिर अंदाजा लगा कि वो कोडिंग करके फिर भेजेंगे हमें। हम्म। तो सर दिस वो इज डिपेंड रिवर्स। अपॉन संचित कर्म। डिपेंड अपन संचित कर्म, डिपेंड अपन लोगों की चाहत क्या है। माने कोडिंग जो, मान लीजिए कोई ऐसा वर्जन आया था, बहुत वर्जन बहुत पॉपुलर था, हम्म। पॉपुलर था, उस वर्जन को वो कोडर चाह रहा है कि हम दोबारा लॉन्च करें। बट मैम उसके लिए फिर वैसा क्लाउड भी तो होना चाहिए, तो गर्भ भी तो ऐसा मिलना चाहिए। उस आत्मा को भेजना चाहते हैं लेकिन सर भगवान, यहाँ, लेकिन अगर उपयुक्त लेकिन सर गर्भ ना यहाँ मिले पे, तो वो आएगा नहीं। यानी ये कैलकुलेशन पार्ट है। ये कैलकुलेटिव पार्ट है। क्योंकि सर जुपिटर जैसा आपने बताया, तो जुपिटर भी तो अपने यही तो रिसोर्सेज को जुपिटर का इकट्ठा कमाल है, करके रखा जुपिटर हुआ का है। एक्शन यहीं पे है। मैंने इसलिए बोला था कि मोक्ष में जुपिटर का महत्वपूर्ण अवदान होता है। ये जुपिटर वो कोडिंग है। अभी जी हम सर, लोग वो जिस जो बात रिसोर्स, हाँ समझ गई समझने सर। की कोशिश उस कर रहे हाउस थे। के उस हाउस के जो रिसोर्स उसने इकट्ठे करके रखे हैं, वो अपने पीरियड आने पर वो उसके साथ लॉन्च कर देगा। यस, गुड, ठीक। गुड। अगर वैसा नौबत आएगा तब ना मैम, अभी जरासंध की जी कोई सर। दरकार नहीं है, तो जरासंध नहीं, क्यों उसके लिए, आएगा? है जी ना? सर, उसके लिए प्योर गर्भ चाहिए, ठीक है सर। प्योर गर्भ भी चाहिए। हम्म, मतलब वैसी सिचुएशन का गर्भ चाहिए। सिचुएशन, ये उसके सिचुएशन, संचित, हाँ हाँ, सिचुएशन उसके चाहिए। संचित, उसके उसके संचित संचित कर्म कर्म के अनुसार जैसा। उसका सिचुएशन भी चाहिए। ठीक सर। समझ आया? हाँ जी सर, समझ आया सर। थैंक यू वंशिका, थैंक यू। चीजों को बहुत इजी करने के लिए। ठीक है। अरे सर, थैंक यू आपको। नहीं नहीं, ये मैं वर्तमान दिन के साथ एस्ट्रोलॉजी को रिलेट करवा रहा हूं, तो फिर बहुत सारी, मैं तो मैकेनिज्म को नहीं जानता हूं ना, बट एस्ट्रोलॉजी के मैकेनिज्म को जानता हूं। तो इसलिए आप लोग अगर मदद करते हो तो अच्छा लगता है ना बाबा। थैंक्स। ठीक है। हाँ सर, इंटरेस्टिंग था ये कि नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी को आप इससे रिलेट किए जो। अरे बाबा, सही है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब जहाँ पे बायो साइंस है, जहाँ केमिस्ट्री है, जहाँ फिजिक्स है, जहाँ मेटोलॉजी है, कौन साइंस नहीं है इसके अंदर बाबा। सर। बस आपको एक अच्छा जानकार होना चाहिए और कुछ नहीं बाबा। ठीक है। हम्म। हमेशा इसलिए तो मैं इसको साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी बोलता हूँ। हम्म। साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी बोलने का पीछे एक ही कारण है और कोई कारण नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब जितना आप पढ़ते हो ना, वो दर्शन शास्त्र से लेके जो भी चीजें पढ़ते हो, वो सारा इंक्लूड है हम्म। एस्ट्रोलॉजी।
मतलब दिक्कत क्या है ना, हम लोग इसको सही ढंग से समझे ही नहीं कभी। सही ढंग से समझे तो फिर एस्ट्रोलॉजी में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, फिर लोग फेक नहीं बोलेंगे इसको। हम्म। इसको फेक नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये देखो, हर हर जगह पे सूत्र देके लॉजिकली मैं आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूं कि ये वही साइंस है। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे जो शब्द होते थे ना पहले, जिस मीनिंग में यूज होता था, वो शब्द का मीनिंग बदल गया है, जिसके कारण अभी के आज की अवस्था में हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। और हम्म। ध्वनि विकृति तो अलग बात हुई ही है, तो अलग चीज हो गया। हाँ, चलिए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। वंशिका, कोई क्वेश्चन है तो सर बोलो। वो सर अभी तो नहीं। चलिए लक्ष्मी मैम, अगला क्वेश्चन आपका बताइए। सर वो संजीव सर आए हैं, उनका ले लीजिए आप। संजीव सर का इतना कम समय में होगा? चलिए सर ले 15 लेते हैं। मिनट है। 15 मिनट में कहाँ से होगा मैम? 15 मिनट नहीं उनका सर, तो, उनका तो पूरा कल कर। टाइम चाहिए। उनका पूरा 40 मिनट से ऊपर का चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक ही पार्ट देखे हैं हम लोगों ने अभी, बहुत सारा ग्रह बाकी है उनका। वो क्या पढ़ाया था मुझे वो भी याद नहीं है। कुंडली खोलूंगा तो याद आएगा। वैसे ही अभी बहुत इंटरेस्टिंग आप बना दिए थे, बोलिए अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो बताइए। जी सर। हम्म। सर कर्क हम्म। लगन की हम लोग बात पहले छेड़ रहे थे, जो भी हाँ। हम देख रहे हैं कर्क लगन से। हम्म। तो कर्क लगन में मारक यहाँ पे बनते हैं। अगर हम लोग बेसिक से देखें, नहीं, चार बेसिक मत पाँच देखिए, मेरा सिस्टम देखिए। ठीक सर। तो पूरी तरीके से जो मारक यहाँ पे बनते हैं, बुध और शुक्र बनते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ओके मैम, चलिए आप इसको समझते हैं। ठीक है सर। हाँ। आप तो वो सर क्यों जब है? हाँ, नहीं ये चीजें आपने समझा दी हैं कि मारक क्यों है, कारक क्यों है, ये चीजें आपने पिछले क्लासेस में अच्छे से क्लियर करी हैं। अच्छा, ओके। चलिए फिर ठीक है फिर तो सर। कोई दिक्कत यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर नहीं। जातक की आपने बुद्धि की आपने क्या दशा बोला? आती है। बुध और शुक्र। शुक्र। हम्म। मनीषा जी, समझ आया ये चीजें? जी सर। शुक्र मारक क्यों है पता है आपको? है तो चार लगन। ठीक है। यस सर। चार लगन का एकादश कौन है? सर शुक्र ही है। वीनस। शुक्र है। और थर्ड हाउस में बुध है। त्रिसड़ाई में है ये। और ट्वेल्थ ट्वेल्थ में भी बुध है। समझ लीजिए, इसको समझिए। त्रिसड़ा है, जो कि जिसमें से 3 और 11 सबसे खतरनाक होता है। ये हम्म। सड़ाई में यहाँ तो बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ पे हम्म। भी है, तो बृहस्पति इसके तो लिए अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा ठीक हो है। गया। हाँ। हाँ तो मैम सर बोलिए। किसी जातक की, अगर किसी जातक की बुद्ध की दशा आ रही है, तो क्या इसको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और इसकी बेफिजूल की यात्राएं होंगी और लॉसेस होंगे? नहीं मैम, उसके लिए तो प्राइमरी चीजों को पहले आपको देखना होगा, क्योंकि वो थर्ड हाउस है। अच्छा। हम्म। तो देखिए, प्राइमरी को आप भूलिए मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, भूलिए मत। बट हाँ यहाँ सर, पे मैंने इसीलिए हाँ, कोरिलेट किया थर्ड और ट्वेल्थ के एट्रीब्यूट को ही कोरिलेट बिल्कुल किया। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये थर्ड हाउस है, तो छोटी यात्राएं होंगी। ये जी सर। एक्टिवेट हुआ, और यहाँ जी। एक्टिवेट क्या हुआ? आइदर एक्सपेंस, हॉस्पिटल, हम्म। हम्म। या एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे देखना जी। है, आपको बस 2 चीजें ख्याल रखना है।
ये 6 और 3 के साथ क्या हम्म, कोई कोई दूसरा मेलिफिक ग्रह इसके साथ अटैच हुए, कनेक्टेड है या नहीं, पहला ठीक। देखना है। नंबर 1 हाँ जी। आपको क्या देखना है, मेलिफिक मेले पे ग्रह। कोई अटैच है कि हाँ, नहीं है। ठीक है सर। मेलिफिक कोई अगर हम्म, अटैच्ड है। दूसरा देखना है बेनिफिक कोई अटैच्ड है, ठीक सर। उसको भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। और तीसरा क्या ठीक देखना है है, तीसरा क्या देखना है, दैट इज सर। ट्रांजिट। हम ट्रांजिट। सर प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी तो चेक करेंगे कि नहीं प्लैनेट नहीं पूरी बिल्कुल, वो पथरी में तो वो जाके। तो देखेंगे। पहले ये 3 चीज देख लीजिए, उसके बाद चूंकि आपको मालूम है कि बुध और शुक्र मारक है, हम्म, तो सबसे पहले आप बुध का स्ट्रेंथ देखिए। कहां से देखेंगे, इसका स्ट्रेंथ देखिए। स्ट्रेंथ इसका कहां से देखने को मिल जाएगा, दैट इज आपका D9 से, D9 से ठीक है। अष्टक वर्ग से। सर D9 से, D9 अष्टक वर्ग, और सर अगर वो फिफ्थ या नाइन्थ में आ गया तब भी इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, आप वो ग्रह कहाँ बैठा है वो भी तो आपको देखना है। ग्रह ठीक कहाँ सर। बैठा है वो भी, मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो फिर तो वो हम्म, चीजें थोड़ी सी लेकिन वो मारक भाव कहाँ पे निकालेगा, मान लीजिए पंचम में आ गया तो पंचम के ऊपर मारक भाव निकालेगा। अगर सर तो यानी कि हम। लगन में आ गया तो लगन के ऊपर मारक भाव निकालेगा। समझ आ रहा है। सर नहीं, थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया। देखिए सर, ये यहाँ पे बुद्ध जो है पूरी तरीके से मारक है। बुध मारक है। अगर ये पंचम, हाँ, समझ अगर ये लीजिए, पंचम में आ गया तो समझाता थोड़ा सा हूं, बेटर हो जाएगा। समझाता हूं। मारक है मतलब मारक है, वो तो हो गया ना बैंड। जी 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 जी। ठप्पा ठप्पा लग लग गया गया। बैंड। अ, जी सर। मान लीजिए टेररिस्ट का ठप्पा लग गया। जी जी जी। अब टेररिस्ट कहाँ है, अपना घर में रहेगा तो टेरर कम हम्म। करेगा, ठीक। अपना घर से निकल के बाहर जाके टेरर करेगा। ठीक। मान लीजिए आप ही का एक घर में चला गया, बम हम्म। लगा के चल सकता है ना, जी सर। आपका नुकसान होगा, उसका तो कुछ नुकसान नहीं होगा। जी। अगर लगन में आ गया तो आपका घर में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम। सेकेंड हाउस में अगर वो आ गया तो बैंक हम्म। बैलेंस, अर्निंग में प्रॉब्लम, पैसे में प्रॉब्लम, हम्म। बोलचाल में हम्म। प्रॉब्लम। हम्म। थर्ड हाउस में चला गया तो थर्ड हाउस में कोई दिक्कत नहीं होगा, थर्ड हाउस जिसको देखेगा उसको दिक्कत होगा। ठीक। फोर्थ हाउस में चला गया तो माँ को प्रॉब्लम, घर में सुख शांति को प्रॉब्लम। हम्म। पंचम में चला गया तो पंचम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है संतान, उसको प्रॉब्लम। ठीक। बुद्धि वगैरह को प्रॉब्लम नहीं अदरवाइज होगा। सर लर्निंग में प्रॉब्लम होगी अगर न- संतान को छोड़ दे तो। हाँ, अगर संतान छोड़ दें तो लर्निंग में प्रॉब्लम, लर्निंग में रुकावट आएगा। ठीक सर। पूरा लर्निंग आपका जितना चाहत है मैं इतना दूर तक पढूं, वो पढ़ने का मौका ही नहीं देगा, बीच में ऐसा ऑब्स्टेकल डालेगा कि आपका पढ़ाई रुक जाएगा। ठीक है सर। अगर वही मान लीजिए यहाँ नेक्स्ट हाउस में छठे में आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम आपके रोग वगैरह से वो उसको वो खत्म करेगा। अगर वही ठीक। सप्तम में चला गया हम्म। तो फिर आपका स्पाउस के माध्यम से आपके ऊपर अटैक सर। करेगा। हम्म। क्लियर हो गया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर हो गया सर। अब सर सबसे ये ज्यादा D9 में मारक है देखेंगे। बुध। हाँ, हम्म। हाँ मनीषा ये जी डी बोलिए। नाइन में देखेंगे। सर हाँ ये ये डी डी नाइन, नाइन में डी देखेंगे। नाइन में, डी9 में, डी9 में। ठीक। ठीक है सर। अच्छा, उसके काम पावरफुल होता है मारक के हिसाब से शुक्र है। बुध सबसे ज्यादा पावरफुल है, शुक्र उसके कम पावरफुल है।
लेकिन है तो चट्टा बट्टा, इस पे भी भरोसा मत करिएगा। हम्म, क्लियर? जी सर। जनरली ये लोग कैरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। लिविंग सर, लिविंग बॉडी पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लिविंग बॉडी में, इंटेलेक्चुअलिटी में, संतान में, है ना, स्पाउस में, ये सब में ज्यादा, सोशल लाइफ में ये सब ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। ठीक सर। कैरियर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम कम इन्वायरमेंट। करते हैं। हाँ, डोमेस्टिक वही तो ठीक है। हो गया ना, आपका लाइफ हो गया। प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, देते हैं मतलब देना ही देना है इनको। आपको माने मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस में आ गया, तो आपके जो घर माने आपके जो अधीनस्थ लोग होंगे ना, हम्म। माने आपके साथ जो रहने वाले लोग होंगे, वो उनकी डिमांड पूरा करते करते आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आपको और दूसरा कुछ सूझेगा ही नहीं है, सिर्फ लगेगा उनका डिमांड ये पूरा होना चाहिए। आप अपने वास्तविकता को भूल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड सब्जेक्ट सर, मैम। माने जी ऐसा सर। ऐसा 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 सब्जेक्ट है कि आप अगर इसको सही ढंग से समझ लेना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका प्रॉब्लम कहाँ है, और उसका रेमेडी कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम खत्म। लेकिन ट्रांजिट का रेमेडी करना बड़ा मुश्किल होता है मैम। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, ट्रांजिट का रेमेडी भगवान छोड़ के कोई नहीं कर पाते। ट्रांजिट का बहुत मुश्किल है। क्लियर हो गया? प्रश्न का उत्तर मिला? जी सर। जी सर। जी सर, मिल गया। और कुछ? नहीं सर। मनीषा जी, आपका कोई प्रश्न है? तो ये तो समझ आ गया। अरे जब भी मैं पढ़ाता हूं आप लोग बोलते हो समझ आ जाता है, उसके बाद जब प्रैक्टिस के लिए देता हूं कोई कुंडली, तो फिर आपको उस समय समझ नहीं आता है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस तो करिए ना बाबा। सर वही तो नहीं हो पा रहा। वही तो करिए, वही तो करना है। हाँ सर। बहुत जरूरी है ये सब, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ हो ही नहीं सकता है। आप यस सर। पूरा बृहद पराशरी याद कर लीजिए, लघु पराशरी याद कर लीजिए, फल दीपिका, मंतेश्वरी, सब कुछ याद कर लीजिए, जातक परिजात, सर्वार्थ चिंतामणि, जितने किताबें हैं हमारे सिलेबस में, वो सारे याद कर हम्म। लीजिए। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक फल कथन करना बड़ा मुश्किल है। यस सर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो हम इसलिए देखिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए वैदिक का कोई भी चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं है। माने जो सिलेबस के अंदर नहीं था, वो भी सिलेबस के बाहर जो था वो भी मैंने पढ़ाया। सौम्य, क्रूर, तटस्थ इत्यादि सब कुछ पढ़ा दिया। गोचर भी पढ़ा दिया, जी। सब कुछ तो पढ़ा दिया। अब प्रैक्टिस करो ना। ठीक है, चलो फिर संजीव सर, कल कोशिश करिएगा, कल आपका कुंडली 2 और चैप्टर लेना है मुझे, क्योंकि एक एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, 2 चैप्टर और लेना है, ताकि आपके सारे प्रश्नों का एग्जैक्ट आंसर आपको दे पाए। तो थोड़ा जी 7:30 जरूर। बजे कोशिश करो आप अटेंड करने का। ठीक है? जी जी जरूर, कल और इस कोशिश साल करूंगा। का काल ही लास्ट क्लास है, उसके बाद तो फिर अब जो भी होगा, वो मकर संक्रांति के बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे फिर मकर प्रैक्टिस चलता संक्रांति, रहेगा, हम लोगों का प्रैक्टिस चलता रहेगा। बोलिए। मकर संक्रांति के बाद क्यों नया चैप्टर? नया चैप्टर, नया बैच शुरू होगा। अच्छा। वैदिक का नया बैच हाँ, और केपी का भी नया बैच स्टार्ट होगा।
ठीक। और इस बीच में सिलेबस भी दे दूंगा। हाँ स्टार्टिंग से शुरू। हाँ एकदम, फिर नया एकदम बेसिक प्लस एडवांस दोनों का ही। ठीक ठीक। वो केपी वाला जो है वो पेड रहेगा, वैदिक हमेशा फ्री रहेगा। वैदिक मैं कभी पैसा नहीं के लेके नहीं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं। ठीक। वैदिक फिर दोबारा फिर वही फ्री क्लासेस। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, हो सकता है नेक्स्ट बैच में जो क्लासेस करूं मैं बिल्कुल अलग टाइप का पढ़ाऊं। ठीक है।